हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे हमारी 9th के एनसीईआरटी के 5th चैप्टर पे, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो 6 to 8 में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में हमें काफ़ी आइडियाज़ तो हो चुके हैं, लेकिन अब हम जैसे जैसे आगे की एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे उसमें हम इन्हें और डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी ज्योग्राफी की 9th की एनसीईआरटी का नाम ही है कंटेम्पोरेरी इंडिया। यहाँ पर जो भी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे उसको हम अप्लाई करेंगे हमारे इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पे। यानी कि अगर मैंने आपसे कहा अबाउट ड्रेनेज, तो मैं ये बात कर रही हूँ कि जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है वो कैसा है। सेम ऐसे ही जब हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है इंडिया में किस तरीके के पाए जाते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, साथ ही साथ इनका सिग्निफिकेंस कैसा है और इनकी मदद से इंडिया को क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, इस चैप्टर के साथ साथ हम देखेंगे कुछ एमसीक्यूज और बात करते हैं चलिए इस चैप्टर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेचुरल वेजिटेशंस एक ऐसी कम्युनिटी ऑफ प्लांट होते हैं जो कि अपने आप नेचुरली बिना किसी भी ह्यूमन इंटरफेरेंस के जनरेट होते हैं। ठीक है, और काफ़ी लंबे समय तक भी अगर ये अनडिस्टर्ब रहें ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इनकी जो लाइफ है ये जी सकते हैं। इसलिए इनको एक टर्म दी गई है वर्जिन वेजिटेशन, ये भी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो आप क्रॉप्स कल्टिवेट करते हो या जो फ्रूट्स होते हैं, राइट, या जो ऑर्किड्स होते हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ वेजिटेशन, ये जो है ये वेजिटेशन तो है लेकिन नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहलाएगा। भले ही हमें नेचर से मिल रहा है, भले ही प्रोसेस सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी क्रॉप्स हैं या जो भी फ्रूट्स हैं उनमें एक तरीके का ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है। कैसे? क्योंकि भाई आप क्या कर रहे हो, आप सीड्स ग्रो करने के लिए सबसे पहले अब आपने गड्ढा खोदा, फिर आपने सीड्स ग्रो किए, फिर आपने उस पर ढेर सारी एक्टिविटीज़ करी, उसको इंसेक्टिसाइड्स दिए, पेस्टिसाइड्स दिए, फर्टिलाइजर्स डाले उन पर, तब जाके उनकी ग्रोथ हुई, राइट। लेकिन नेचुरल वेजिटेशन का ऐसा हुआ कि उसका जो सराउंडिंग क्लाइमेट था, जो वेदर था, उसको देखते हुए बाय डिफ़ॉल्ट उसने खुद को ग्रोथ प्रोवाइड कराई। फिर चाहे उसका सोर्स कुछ भी रहा हो, लेकिन उसकी ग्रोथ जो है वो नेचुरली हुई है बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। ठीक, सेम ऐसे ही अब अगर हम बात करें वर्जिन वेजिटेशन की, जो कि प्योरली इंडियन होते हैं, उनको हम कहते हैं एंडेमिक या फिर इंडिजिनियस स्पीशीज, लेकिन जो इंडिया के बाहर से आते हैं वो कहलाते हैं एग्जॉटिक प्लांट्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी प्योरली इंडिया के, मतलब ऐसी वेजिटेशन जो नेचुरली इंडिया में ही ग्रोथ कर रही हैं, इंडिया में ही उनका आपके सबके ओरिजिन है, वो एंडेमिक है या फिर इंडिजिनियस कहलाती हैं। लेकिन जो आप बाहर से मंगा रहे हो या जो ऐसी स्पीशीज़ हैं जो इंडिया में नेचुरली अवेलेबल नहीं है ना, उनको आप नाम दोगे एग्जॉटिक प्लांट्स का। ओके, फिर टर्म्स आती हैं फ्लोरा एंड फौना। तो ध्यान रखना है दैट फ्लोरा इज फॉर द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। फ्लोरा मतलब फ्लावर से याद रख सकते हैं फ्लोरा, एंड फौना मीन्स टू द स्पीशीज ऑफ द एनिमल्स जो कि उस रीजन में होंगे। अब ये बात आती है कि आप लोगों ने भी देखा है कि अलग अलग फैक्टर्स की वजह से अलग अलग रीजन्स के जो फ्लोरा एंड फौना हैं वो चेंज होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, राइट। ऐसा होता क्या है कि डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती है, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं पर्टिकुलर, जिसमें से एक सबसे जो फर्स्ट हमारा फैक्टर है वो आता है लैंड। बात ये है कि जैसा आपका नेचर ऑफ लैंड होगा उस टाइप का आपका वेजिटेशन होगा। ठीक है ना। द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। फर्टाइल लेवल की यहाँ पे बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए अगर आप बात करते हो तो वहाँ पर फर्टिलिटी आती है। नेचुरल वेजिटेशन क्योंकि नेचुरली ग्रोथ करना है, उसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पर ये होता है कि जनरली देखा जाता है टोपोग्राफी कैसी है या फिर आप कह लो किस रीजन में वो लैंड सिचुएटेड है ना, तो उनके बेसिस पर यहाँ पे बात करते हैं। तो जैसे कोई अंड्यूलेटिंग लैंड है या फिर कोई रफ टेराइन है, रफ टेराइन इन द सेंस कि आप समझो कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो अंड्यूलेटिंग लैंड्स कहते हैं, वहाँ पर जो है ग्रास लैंड्स होते हैं और वुडलैंड्स डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, और उसकी मदद से वहाँ पर फिर वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ तो खैर डेवलप हो ही जाती है।
सो बेसिक बात यह है कि जैसे अंडुलेटिंग रीजन्स होंगे तो वहाँ पर आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। प्लेन रीजन्स होते तो क्या होता, प्लेन रीजन्स होते तो अलग टाइप के हो सकते थे, राइट। माउंटेनियस होते तो फिर अलग होते। और अगर आपके मानो कि ऐसे रीजन होता जहाँ पे स्नोफॉल टाइप के ऐसे रीजन में लैंड होता, वहाँ पे आपको अल्पाइन ट्रीज वगैरह भी देखने को मिलते हैं। सो लैंड का जो एक नेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक आपके टाइप ऑफ वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सेकेंड रीज़न आता है सॉइल। सेकेंड जो फैक्टर है सॉइल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसी के बेसिस पर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है वो डिसाइड होते हैं। अब जैसे आप देखो, आप डेजर्ट रीजन में जाओगे, वहाँ की सॉइल किस टाइप की होगी, सैंडी होगी, ठीक है। सो उस रीजन में कैक्टस जैसा वेजिटेशन होने वाला है, थॉर्नी बुशेज होने वाली है। लेकिन अगर आप एक ऐसे रीजन में जाओ जहाँ बारिश अच्छी होती है, जैसे कोई वेट या मार्शी डेल्टाइक सॉइल, डेल्टाइक सॉइल का मतलब ये है कि हमारे जो रिवर्स के डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, वहाँ के रीजन की अगर कोई सॉइल की बात करो, कैसे होंगे, मैंग्रोव्स हो जाएंगे या फिर डेल्टाइक वेजिटेशन होगा, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप हिल स्लोप्स की बात करो तो हिल स्लोप्स जो होते हैं, अगर इनमें सॉइल काफ़ी डेप्थ, थोड़ा सा भी डेप्थ तक अगर चली गई तो कोनिकल ट्रीज वहाँ पर होते हैं, ओके। सो आपको अभी ये समझ में आया कि दो फैक्टर्स भी जो आपने देखे, लैंड और सॉइल, इनकी मदद से भी जो आपका टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है। फिर थर्ड फैक्टर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर द मोस्ट, मतलब प्रेशर तो खैर आप उतना ज़्यादा नहीं भी बात करो, बट टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आई वुड से ऐसा फैक्टर है जो कि आपके वेजिटेशन को ना सिर्फ डिसाइड करने में कि कौन सा वेजिटेशन टाइप यहाँ पर होने वाला है, बल्कि उसकी जो ग्रोथ है या फिर उसका डिस्ट्रक्शन, दोनों में टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। सो टेम्परेचर जो है इट इज़ द स्टार फैक्टर, इसको प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सो कैरेक्टर और एक्सटेंट की अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेचर से सब कुछ डिसाइड होता है। अब क्यों होता है ऐसा, मैं टेम्परेचर को बार बार क्यों मेन बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो ही आपके एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी को डिसाइड करेगा। ह्यूमिडिटी की वजह से प्रेसिपिटेशन डिसाइड होगा, और प्रेसिपिटेशन होगा तो फिर सॉइल में भी जो भी चेंजेस आने होंगे वो आएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपका टेम्परेचर फॉल होता है वैसे वैसे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो है वो भी चेंज होने लगते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, हमारा जो इंडिया है, हमारी कंट्री है, वो दो रीजन्स में है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, दोनों ही रीजन्स में आती है, राइट। और अगर आप और ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे, जैसे जैसे कि सब ट्रॉपिकल से फिर टेम्परेट में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि जो वेजिटेशंस के टाइप है वो चेंज हो रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सो ऐसे वेजिटेशंस जो कि काफ़ी लो टेम्परेचर में सपोर्ट नहीं कर पाते, या फिर उनके यहाँ पे वैसे जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, अब क्योंकि भाई उसको अगर चाहिए ही है, मान लीजिए आपकी कोई ऐसा वेजिटेशन है जिसकी रिक्वायरमेंट है कि 25 to 30 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर जो है उसको चाहिए ही, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि 25 to 30 डिग्री का ये जो डेली टेम्परेचर है ये उसको मिल जाए पोलर रीजन में, तो क्या ये पॉसिबल है? एब्सोल्युटली नॉट। तो वहाँ पर जो आपका वेजिटेशन होगा वो पूरा का पूरा कैसे चेंज होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। सो ओवरऑल टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द डाइवर्सिटी, बिकॉज उसकी वजह से आपकी एयर में ह्यूमिडिटी से प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन के कारण कहीं ना कहीं सॉइल भी इफेक्ट होना स्टार्ट करती है। अब एक और जो फैक्टर आता है, जो प्लांट्स की स्पेसिफिक अगर मैं बात कर रही हूँ या वेजिटेशन की मैं बात कर रही हूँ, उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है सनलाइट, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, फोटो पीरियड जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं। फोटो पीरियड का मतलब होता है वो ड्यूरेशन जिसमें कि सनलाइट किसी भी प्लेस पर पड़ने वाली है, राइट। अब सबको पता है कि अर्थ का जो पोजीशन है अबाउट द सन एंड ऑन इट्स ओन एक्सिस चेंज होता है, वेरी करता है, क्योंकि अर्थ के तीनों मोशंस हैं। सबसे पहले तो भाई रोटेशन है, उसके बाद रिवॉल्यूशन है, एंड देन अगेन अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। सो रोटेशन को छोड़ दीजिए, अभी बात कीजिए सिर्फ आप अगर इसके रिवॉल्यूशन की और अर्थ के टिल्टेड होने की। सबको मालूम है कि उसके ही कारण काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेरिएशंस आते हैं सीज़न में, और सीज़न में वेरिएशन आएगा मतलब ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट चेंज होगा, और ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट चेंज होने की वजह से कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा।
आप भी जानते हो अभी जैसे जैसे विंटर सीजन आना स्टार्ट होगा, हमारे यहाँ ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट भी कम होगा, साथ ही साथ हमारा टेम्परेचर भी फॉल करेगा। लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन वो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर सनलाइट पहुँच ही नहीं पाता, कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सनलाइट, अब क्योंकि हमारे यहाँ तो चलिए आप मान लीजिए दिन के 24 घंटे में से 11 घंटे ऑन एन एवरेज, और आई वुड से लेट्स से 12 आवर्स, हमारे यहाँ अगर 12 घंटे भी सनलाइट आती है तो वो ड्यूरेशन तो उतना लिमिटेड है। बट कुछ रीजन्स ऐसे हैं ना, सूरज सिर्फ दिन में 2 घंटे निकलता है, तब क्या करेंगे, तब कैसा वेजिटेशन होगा। सो वहाँ पर फिर चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और सनलाइट की वजह से डिफरेंट प्लेसेस पे, क्योंकि अलग अलग सनलाइट है, लैटिट्यूड्स अलग हैं और एल्टीट्यूड्स अलग हैं, सीजन भी अलग है। सो जो आपका वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ जो है काफ़ी अमाउंट में चेंज होगी या इन्फ्लुएंस होगी, आप कह सकते हो। अब क्या होता है दैट ड्यू टू द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट, जो ट्रीज होते हैं समर सीजन में फास्टर ग्रोथ करते हैं, ठीक है। ये देखने को आया है और ये मतलब फैक्ट है ये कि अगर आप समर सीजन में कोई भी ट्री की ग्रोथ देखोगे तो वो फास्टर होगी एज कम्पेयर टू द विंटर सीजन। मतलब 2 महीने में जितनी ग्रोथ वो समर सीजन में कर रहा होगा, 3 महीने में कर रहा होगा, उतनी ग्रोथ 3 महीने या 2 महीने के विंटर सीजन में वो नहीं कर पाएगा। ऑल्दो वो उसी रीजन में है, ऑल्दो आप कह लो कि चलो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी सेम है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, सनलाइट की ड्यूरेशन वेरी कर गई, उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हो गया, और टेम्परेचर के साथ साथ फिर बाकी चीज़ें चेंज हो गई। सो ओवरऑल अगर आप बात करो तो ये सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अब मैं बात करूँ अगर प्रेसिपिटेशन की, सो प्रेसिपिटेशन की इंडिया के फैक्ट्स में अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट जो एंटायर रेनफॉल है, राइट, इज ब्रॉट इन बाय द एडवांस साउथ वेस्ट मानसून। ये सबको पता है, हमारे यहाँ पर जो क्लाइमेटिक रेनफॉल, हमारा मानसूनल क्लाइमेट है, तो पूरा का पूरा जो रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून ही लेकर आता है, जो कि जून टू सितंबर रहता है, और रिट्रीटिंग मानसून हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। सो जहाँ पर हैवी रेनफॉल्स होते हैं वहाँ के जो वेजिटेशन है काफ़ी ज़्यादा डेंस होंगे कंपेयर टू द एरियाज ऑफ द लेस रेनफॉल, राइट। अब आपने भी देखा है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि लास्ट चैप्टर में हमने बात करी, रेनफॉल जो है काफ़ी अच्छा होता है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, हमने देखा एनुअल रेनफॉल काफ़ी अच्छा है, राइट। सो अब अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न के रीजन्स में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में अगर आप जाकर के वहाँ के फॉरेस्ट भी देखोगे, सो वहाँ के फॉरेस्ट लिटरली इतने ज़्यादा डेंस होते हैं कि उनकी सरफेस तक सनलाइट ही नहीं पहुँचती, राइट। ये है। सो प्रेसिपिटेशन जो है आपका किस तरीके से इफेक्ट करते हैं आपको खुद समझ में आएगा। देन वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया की अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे, सो वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया जो है वो लार्ज पार्ट पे नेचुरल अभी की डेट में नहीं रह गया है, एक्सेप्ट इन सम इनएक्सेसिबल रीजन्स, जैसे आप हिमालयाज हैं, सेंट्रल इंडिया के हिली रीजन्स है, मरुस्थली है, या कई ऐसे रीजन्स हैं। हुआ क्या है कि जिस कई जगह की जो वेजिटेशंस हैं वो थोड़ा सा मॉडिफाई किए गए हैं बाय द ह्यूमन इंटरफेरेंस, या तो रिप्लेस हो गए हैं या तो डिग्रेडेड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सबको अब जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम भी जान रहे हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको हम जूम कल्टिवेशन भी कहते हैं, है ना, उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उनको डिस्टर्ब कर दिया जाता है, या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस ऐसा होता है कि भाई उस रीजन में रोडवेज बनेंगे, या कुछ ऐसा काम है, या कुछ कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से आपका जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको मॉडिफाई कर दिया जाए, डिग्रेड कर दिया जाए या रिप्लेस कर दिया जाए, तो अब वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में कि नेचुरल वेजिटेशन इज द वन विच ग्रोज विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, है ना। और अगर उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस आ गया है तो वो नेचुरल वेजिटेशन में कतई काउंट नहीं हो सकता, राइट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की। सो बेसिक डिवीजन सबको पता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये बेसिक 5 ऐसे टाइप्स हैं जो हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। अब बात ये आ रही है कि ये ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं, वैसे तो हम लोगों ने जब 6 to 8 पढ़े थे टेम्परेट भी पढ़े थे। सो टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? टेम्परेट जोन्स में मिलते हैं, इसको ध्यान रखना है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रॉपिकल इसलिए क्योंकि हम कहाँ पर हैं, हम ट्रॉपिकल रीजन में हैं। तो ट्रॉपिकल में 3 टाइप होंगे, एक होंगे एवरग्रीन जो हमेशा हरे भरे होंगे, एक होंगे डेसिडुअस जो थोड़ा कम हरे भरे होंगे, एंड आफ्टर इट थॉर्न फॉरेस्ट या ऐसे स्क्रब्स जहाँ पर बिल्कुल ही हरियाली ना हो।
एक होते हैं आपके माउंटेन फॉरेस्ट, ये क्या होते हैं इनको हम अभी पढ़ेंगे, और सेम गोज विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट, राइट। सो 5 टाइप के वेजिटेशन हमारे ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब कौन सा किस टाइप का है, सो जैसे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीनरी, तो ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, राइट। और देखने को मिलता है, जैसे इंडिया की बात बाद में करते हैं, पहले यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो शॉर्ट मैप्स में छोटे इसमें बना हुआ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड ये आपका जो लक्षद्वीप रीजन है पूरा का पूरा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। सो यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं रह गई। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, अ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल समवेयर, थोड़ा सा आपका इस तरफ आंध्र प्रदेश का रीजन, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का, और यहाँ पर आपका जो पूरा वेस्टर्न घाट्स है इसमें आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। द ग्रीनरी स्टैंड्स फॉर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक। फिर आते हैं आपके ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट। सो जो लाइटर सेकेंड लाइटर कलर है आपका ये वाला, ये आपके ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट हैं, ये वाले पूरे, राइट, जो आपका सेंट्रल एरिया ऑफ इंडिया जो है उसको कवर कर रहे हैं। फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट, सॉरी, फिर आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। सो ये आपके जो लाइटर येलो कलर से दिख रहे हैं आपको, ये आपके माउंटेन फॉरेस्ट हैं। देन मैंग्रोव फॉरेस्ट आर द डार्कर येलो। सो ये जैसे हो गया मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक रीजन, एक ये हो गया, राइट, और एक ये हो गया। फिर लास्ट है आपका ट्रॉपिकल थॉर्न बुशेस। तो ये आपको यहाँ पे देखो, सो जो डेजर्टिक रीजन्स है जैसे राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलते हैं। सेंट्रल में भी थोड़ा सा पार्ट है जहाँ पे ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ये आपका डिवीजन है पूरा का पूरा नेचुरल वेजिटेशन का इंडिया वाइज। और अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसके फर्स्ट टाइप की, जो कि है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू द हेवी रेनफॉल। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब ही याद रखना है, हमेशा हरे भरे रहेंगे। सो हमेशा हरे भरे कब रहेंगे, जब जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा, राइट। तो कैसे, कौन कौन से रीजन्स में, वेस्टर्न घाट्स में, आइलैंड ग्रुप्स ऑफ द लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, एंड अपर पार्ट्स ऑफ द असम एंड तमिलनाडु कोस्ट, यहाँ पर सारा का सारा आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट है। 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा की बारिश है, जिसमें ड्राई सीजन बहुत छोटा है। अब ड्राई सीजन छोटा होने के कारण ही होता ये है कि देखो, किसी भी ट्री की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो उसको अपनी लीव्स कब शेड करनी पड़ती है, पत्तियाँ कब झड़ानी पड़ती हैं, ऐसे मौसम में जब ड्राई सीजन आता है। क्यों? क्योंकि पत्तियाँ होंगी तो ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, और ड्राई सीजन में वो रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो क्या होता है कि पेड़ जो होते हैं वो अपनी पत्तियाँ झड़ाते हैं, यानी लीव्स को शेड करते हैं। सो अब अगर यहाँ पे आपने देखा ड्राई सीजन काफ़ी शॉर्ट है ना, तो होता क्या है कि अलग अलग स्पीशीज़ जो होती हैं वो अलग अलग ड्यूरेशन में अपने लीव्स को शेड कर देती हैं। सो ओवरऑल अगर आप पूरा रीजन देखोगे उस फॉरेस्ट का, तो वो हमेशा ही आपको हरा भरा दिखाई देगा, हमेशा एवरग्रीन रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा इस रीजन के किसी भी फॉरेस्ट में कि सारे के सारे जो आपके पेड़ हैं उनकी पत्तियाँ एक साथ झड़ गई हो, ठीक है। सो ये हमेशा हरे भरे ही रहते हैं। फिर इनकी हाइट जो है वो 60 मीटर्स से लेकर के ऊपर तक भी जा सकते हैं इनके। और क्योंकि ये रीजन जो होते हैं वार्म और वेट होते हैं, थ्रू आउट द ईयर होते हैं, सो ये एक लग्जरियंट वेजिटेशन है। यहाँ पर आपको ट्रीज़ भी मिलती हैं, श्रब्स यानी छोटी घासें भी मिलती हैं, क्रीपर्स भी मिलते हैं। सो मल्टी लेयर्ड ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ट्रीज़ आपके काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। सपोज इतने लंबे हाइट के आपके ट्रीज़ हो गए अगर, उसके नीचे फिर यहाँ पे आपको श्रब्स मिल जाते हैं, एंड देन आपके क्रीपर्स भी होते हैं। फिर सम ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स जो कि बताए हैं, सो अबोनी है, महागोनी है, रोजवुड है, रबर है, किंचोना है। यहाँ पे ये स्टार लगा रही हूँ। किंचोना जो स्पीशी है इसको ध्यान रखेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर है। क्यों है ये आपको अभी लास्ट में समझ में आ जाएगा, राइट। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की। सो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है हमारे वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रीजन्स में आपको यही मिलते हैं। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द रीजन, रिसीविंग द रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। मतलब के 200 से लेकर 70 यानी 200 से 70 के बीच का जो भी रेनफॉल अमाउंट है, ऐसे रीजन्स जहाँ पर आप कह सकते हो बारिश होती है 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच में, वहाँ पर ये सारे फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर रेनफॉल थोड़ा सा कम हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, दे शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। 6 to 8 वीक्स मतलब
अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने के लिए इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो झड़ जाती है। एंड दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस। अब डेसिडियस 2 होते हैं, मॉइस्ट भी होते हैं, ड्राई भी होते हैं। सो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं अलॉन्ग द फुटहिल ऑफ द हिमालयाज, झारखंड है, वेस्ट उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर आपको मॉइस्ट डेसिडियस प्लांट्स मिलते हैं। टीक इज़ वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशी और इसके अलावा आपको बाम्बूस, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी, ये सारे तो खैर स्पीशीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कमर्शियली, तो ये मिलती हैं, राइट। फिर हमारे जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो पाए जाते हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में होता है। और रेनियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के जो रेनियन पार्ट्स हैं, जिसमें आपका प्लेस ऑफ बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे ये होते हैं। अब इनके क्या होते हैं, ओपन स्ट्रेचेस होते हैं और इसमें टीक, साल, पीपल और नीम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर अब आप लोग बात करोगे तो इसको थोड़ा सा हम हमारी डे टू डे लाइफ से भी अगर जोड़ करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि समवेयर जब आप रोड पर ट्रैवल करते हो, आप निकलते हो जब रोडवेज पे आपने देखा है पीपल और नीम दो ऐसे पेड़ हैं, जो ऐसे टाइप ऑफ स्पीशीज़ हैं, ऐसे वेजिटेशंस हैं जो कि आपको जनरली कहीं भी देखने को मिलते हैं, राइट। कहीं भी से मेरा मतलब है कि ऐसे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि नहीं ये तालाब के किनारे या नदी के किनारे ही मिलेंगे, आपको कहीं भी देखने को मिलते हैं, राइट। क्यों मिलते हैं, क्योंकि अगेन दे आर द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। रेनफॉल का मतलब यही है कि इनको पानी की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, ये कहीं भी ग्रो कर सकते हैं अगर इनका जो आप कह सकते हो कि अगर इनको ग्रोथ करने के लिए थोड़ी सी भी स्पेस मिले और थोड़ा भी पानी मिले तो ये ग्रोथ कर जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट। लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर द कल्टिवेशन एंड सम पार्ट्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग। अब हुआ ये है कि ये जो रीजन्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे रेनियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्लेन्स ऑफ बिहार और उत्तर प्रदेश है। अब भाई बिहार और उत्तर प्रदेश में तो जो प्लेन्स है इतने ज़्यादा फर्टाइल सॉइल वाले हैं कि वहाँ पर उनको क्या एग्रीकल्चर चाहिए, तो कल्टिवेशन के लिए उनको उस रीजन को क्लियर करना पड़ा। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्योंकि यूपी साइड अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा एनिमल हस्बेंड्री का भी जो है कल्चर देखने को मिलता है। सो ग्रेजिंग के लिए भी उनको लैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, सो यहाँ पर भी ग्रेजिंग के कारण भी फिर कुछ पार्ट जो है वो क्लियर किया गया है, ठीक है। अब थर्ड टाइप की हम बात करते हैं विच इज़ द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। सो ऐसे रीजन्स जहाँ पर लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होता है, थॉर्नी ट्रीज या बुशेस होती हैं। इस टाइप का जो वेजिटेशन है जनरली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ही देखा जाता है, इंक्लूडिंग द सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी एंड हरियाणा, ठीक है। अकासियस, पाम्स, यूफोर्बियास, कैक्टी इसके मेन प्लांट स्पीशीज़ हैं, इनको याद रखना है। और साथ ही साथ यहाँ की जो ट्रीज होती हैं वो किस तरीके की होती हैं, तो देखोगे आप स्कैटर्ड होती हैं, लॉन्ग रूट्स होती हैं, पेनिट्रेटिंग होती हैं। क्यों होती हैं, रीज़न यही है कि क्योंकि थॉर्न फॉरेस्ट हैं, ऐसे रीजन्स में हो रहे हैं कि रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर है, तो पानी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करें, तो पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करेगी उनकी रूट जो है वो काफ़ी डेप्थ ऑफ द सॉइल तक चली जाएगी, जिसकी मदद से आपको मॉइस्चर जो है वो मिल जाए, ठीक है। सो ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनको अपनी ग्रोथ करनी है, इसलिए इनकी जो रूट्स हैं वो अपने आप डीप इन द सॉइल चली गई ताकि मॉइस्चर को गैदर कर सकें। अगेन इन दीज फॉरेस्ट जो कॉमन एनिमल्स भी देखने को मिल रहे हैं उसमें रैट्स हैं, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वोल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एस जो होता है जंगली गधा जिसको हम हिंदी में कहते हैं, दैट इज़ वाइल्ड एस, हॉर्सेस एंड कैमल्स। सो ये सारे आपके काफ़ी ज़्यादा जो एनिमल्स हैं कॉमन है देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मॉन्टेन फॉरेस्ट की, ठीक है। सो मॉन्टेन से थोड़ा सा रिलेशन अगर आप लगाओ तो माउंटेनियस रीजन्स में ये हो रहे हैं। डिक्रीज इन द टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस। मतलब कि जैसे जैसे आप अगर किसी माउंटेनियस रीजन के इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड पर जाते हो, आपको पता है टेम्परेचर में डिक्रीज होता है। सो ये जो डिक्रीज है ये आपके वेजिटेशन को चेंज करता है। और जो वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं दे आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 एंड 2000 मीटर्स। इसके साथ साथ एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज, ठीक है। एवरग्रीन है और ब्रॉड लीफ है, मतलब
एवरग्रीन भी रहेंगी, यानी हमेशा इनकी जो पत्तियां हैं इनका ड्राई सीजन काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा। साथ ही साथ इनकी जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होती हैं। सो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? ओक्स और चेस्टनट्स जो होते हैं ये ट्रीज इसके एग्जांपल्स में आते हैं। अब अगर आप 1500 से 3000 मीटर की हाइट पे जाओगे तो टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग द कोनीफेरस ट्रीज। अब क्या हुआ, 1000 to 2000 आपको एवरग्रीन ब्रॉड लीफ मिलते हैं, 1500 to 3000 में कोनीफेरस ट्रीज जैसे आपका पाइन है, देवदार है, सिल्वर फिर है, स्प्रूस है, सडार है, ये सारे आपको मिलते हैं। एंड दीज फॉरेस्ट कवर्स जो हैं ये हमारे सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज पर मिलते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इसको बात को ध्यान में ये रखना कि ये जो टाइप्स आपने अभी देखे कौन कौन से, जैसे ये हमने एग्जांपल्स देखे देवदार, सिल्वर फाइर, पाइन, ये सारे, और ओक और चेस्टनट्स, ये जनरली क्या हो रहा है फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज या सदर्न स्लोप्स पर हमको मिल रहे हैं। और ऐसे प्लेसेस जहाँ पर हाई लैटिट्यूड होगा सदर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो सदर्न इंडिया में कहाँ पर होगा, सदर्न इंडिया में भाई हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं, अब अगर वहाँ हायर एल्टीट्यूड कंडीशंस हैं और टेम्परेचर जो है वो कम होगा। वैसे तो सदर्न साइड क्या होता है टेम्परेचर जो है उतना ज़्यादा लो नहीं जाता, सो उसके कारण इतना ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर भी कम हो जाता है और एल्टीट्यूड भी ज़्यादा होगा, तो चांसेस हैं कि ये फॉरेस्ट मिल जाए, राइट। या फिर इनकी स्पीशीज़ के एक दो आपको ट्रीज तो देखने को मिल ही जाएंगे। अब अगर और हाइट पर जाओगे जैसे 3600 मीटर्स, राइट, अबव द सी लेवल, तो क्या होगा, अल्पाइन वेजिटेशन में ये चेंज होंगे। अब फिर इसमें सिल्वर फिर है, जूनिपर्स हैं, पाइन्स हैं, बर्चेस हैं, ये सारी कॉमन ट्रीज हैं जो कि होते हैं। और इस रीजन के जो कॉमन एनिमल्स हैं अगर मैं उसकी बात करूँ तो कौन कौन से होते हैं, तो कश्मीर स्टैग है, स्पॉटेड डियर है, वाइल्ड शीप है, जैक रैबिट है, टिबेटन एंटेलोप है, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल्स, शैगी हॉर्न, वाइल्ड आइबेक्स, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे आपको एनिमल्स यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है दैट दे आर फाउंड विथ थिक हेयर्स। थिक हेयर्स का रीज़न हम जानते हैं कि क्योंकि ऐसे रीजन्स जहाँ पर टेम्परेचर में इतना ज़्यादा डिक्रीज होता है, सो उनको एक कवर चाहिए होगा खुद को बचाने के लिए। सो ये जो थिक हेयर्स होते हैं ये उनका कवर बनते हैं फ्रॉम सेविंग देम टू सच लो टेम्परेचर कंडीशंस, राइट। एंड इसके साथ साथ इसमें अब अगर आप पूछो कि इतने सारे एनिमल्स हैं इनमें से इम्पॉर्टेंट कौन से हैं या इनमें से ऐसे कौन से हैं जिनकी अपनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इनको फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर इन द सेंस जैसे अब रेयर रेड पांडा की आप बात कर रहे हो, है ना, इस रीजन में रेयर रेड पांडा मिलता है, उसको चेक करो, उसको अगर क्या है कैसी जो स्पीशीज़ हैं अगर इनके बारे में आपको मालूम है, सो कितना ज़्यादा रेयर है, राइट, उनका अमाउंट ऑफ मतलब वर्ज ऑफ एक्सटेंशन पर तो नहीं आ गई या कितने ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट हैं, क्या इनके लिए कोई स्कीम्स हैं, क्या इस तरीके का ऐसे कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं कि इनका जो एक्सटिंक्शन है उसको आप रोक सको किसी तरीके से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि इनमें से ऐसे कौन कौन सी हैं, क्योंकि समवेयर देयर आर मेनी नंबर्स, यहाँ पे एनिमल्स की कोई कमी नहीं है। कॉमन एनिमल्स में भी अगर आप बात करोगे, कॉमन एनिमल्स से लेकर रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट एनिमल्स तक भी ढेर सारी स्पीशीज़ हैं इंडिया में अवेलेबल। सो इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है ये आपको खुद देखना है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टाइप की जो कि है मैंग्रोव फॉरेस्ट। सो द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट जो है दे आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड, यानी कि ऐसे कोस्टल रीजन्स में ही ग्रोथ होती है और टाइड से इन्फ्लुएंस होकर होती है। अब मड एंड सिल्ट है, देखिए कोस्टल रीजन है तो क्या होगा, मड होगा और सिल्ट होगा, ये क्या होते हैं ऐसे कोस्ट पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इसकी वजह से जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं, ये कॉमन वेराइटीज में ऐसे होते हैं कि इनकी रूट्स जो हैं दे आर सबमर्ज्ड अंडर दी वाटर। अब हमारा डेल्टाज ऑफ द गंगा रीजन, महानदी कृष्णा के जो भी डेल्टाज हैं, गोदावरी और कावेरी के जो भी डेल्टाज हैं, इन रीजन्स में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाज में एक स्पेशल ट्री जो नाम उसका कहा जाता है सुंदरी ट्री, ये हमको यहाँ पर फाउंड होती है, ठीक है। सो इसके कारण क्या होता है कि ये जो है ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर। अब कई सारे ऐसे हमारे जो आप देखोगे फॉरेस्ट होते हैं, लेकिन उनकी जो वुड कटिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो होता क्या है कि लुम्बरिंग इंडस्ट्री में ऐसे फॉरेस्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं, वहाँ की जो
वुड्स हैं, अगर वो हार्डवुड नहीं है तो उनका कोई यूज़ नहीं किया जा सकता, राइट। ऐसी वुड्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हार्ड हो। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा की जो सुंदरी ट्रीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड टिम्बर प्रोवाइड कराते हैं आपको। एंड समवेयर आपके जो पाम कोकोनट है, केवड़ा आगर है, ये सारी भी ऐसी ट्रीज हैं जो कि उसी डेल्टा में होती हैं। तो इनकी वजह से इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिट होता है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट का जो रीजन है वो सबसे ज़्यादा फेमस होता है अपने रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। ये जो रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, आप कह सकते हो रेयरेस्ट, जो हमारे यहाँ के मतलब हम लोगों ने नाम दिए इनको ऑनर में। इनके बारे में जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा दैट बंगाल टाइगर्स की स्पेशलिटी है और इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी सिग्निफिकेंस भी है। इसके साथ साथ टर्टल्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हैं, घड़ियाल्स हैं, स्नेक्स, ये तो सारे इस फॉरेस्ट में मिलते ही हैं। अब वेजिटेशन के हमने टाइप देखे पांचों, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ पे। तो बेसिक आपकी जो एनसीईआरटी है वो आपको ये बताती है कि कौन कौन से रीजन्स हैं और वहाँ के स्पेसिफिक एनिमल्स कौन कौन से हैं जिसकी वजह से वो फेमस है। सो जितने इसमें से आप कर सकते हैं उनको आपको करना है। और साथ में फिर आपको ये देखना है कि अगेन हमारे यहाँ पर जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं, उसमें से ऐसी कौन सी है जो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रही हैं, ऐसी कौन सी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और साथ ही साथ उनके लिए अगर कोई ऐसी स्कीम है या ऐसा कुछ हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं या ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जो बनाए गए हैं जिनकी मदद से हम उनको कंजर्व कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हमें ध्यान में रखना होगा, राइट। अब जैसे एनिमल्स की बात की तो एनिमल्स का जो रीजन होता है तो वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका, केरला में देखने को मिलेगा। वन हॉर्न राइनोसोरसेस जो हैं ये आपके स्वैम्पी और मार्शी लैंड्स में होते हैं, तो असम और वेस्ट बंगाल में मिलेंगे। फिर रन ऑफ कच्छ जैसे एरिड एरियाज, थार डेजर्ट जैसे एरिड एरियाज में वाइल्ड एस मिलेंगे, कैमल्स मिलेंगे, सबको पता है। इंडियन बाइसन और नीलगाय, नीलगाय इज कॉल्ड द ब्लू बुल, इसको हम नीलगाय कहते हैं। चौसिंघा एक 4 हॉर्न्ड एंटीलॉप होता है। गेजल है या डियर, ये सारी क्या है बेसिक्स आपके डियर के जो स्पीशीज होती हैं जैसे उनमें से हैं। सो दे आर सम ऑफ द अदर एनिमल्स विच आर फाउंड इन इंडिया। फिर सेवरल स्पीशीज ऑफ मंकीज भी है। एंड इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, ये बात आपको ध्यान में रखना है, दैट इट इज़ ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पर टाइगर्स और लायंस दोनों हैं, राइट। नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन इज़ द गिर फॉरेस्ट, हमारे गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में सिचुएटेड है वहाँ पर लायंस बहुत अच्छे से मिलते हैं। एंड टाइगर्स जो है हमारे मध्य प्रदेश, सुंदरबन, ऐसे बहुत सारे रीजन्स में जहाँ पर टाइगर्स भी हमारे मिलते हैं। और गिर फॉरेस्ट के गुजरात के गिर फॉरेस्ट में जो मैं एशियन लायंस की हम अगर बात करें, इंडियन लायंस की हम बात कर रहे हैं, सो अभी रिसेंटली यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें हम लोगों को ये पता चला है दैट समवेयर इंडिया इज़ नाउ इंक्रीजिंग विद द नंबर ऑफ लायंस प्रेजेंट इन दैट गिर फॉरेस्ट, ठीक है। सो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, जिसको अगर हम देखें कि जो स्पीशीज़ कहीं ना कहीं एक्सटेंशन के लेवल पे जा रही हैं, अब धीरे धीरे इंडिया में उनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है। सो इंडिया में उनकी ग्रोथ कैसे बढ़ रही है? इंडिया में उनकी ग्रोथ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अब जो इंडियन पॉलिसीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू द वाइल्ड लाइफ ये चेंज हो रही हैं। आज से पहले अगर आप जैसे बात करो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स हम लेकर आए हैं, उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग एरियाज़ को, अलग अलग ऐसे जो स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्शन पर जा रहे थे उनको हमने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया है, फिर उनकी हमने ट्रैकिंग करी है। ट्रैकिंग करने के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि हमें उनको उनके जो आप कह सकते हो शिकार करते हैं जो लोग उनका, या जो भी उनके साथ इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं, सो उसको रोकने के लिए हमें जो स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है हमने वो किया है। समवेयर अगर हमें ये लगा है कि कहीं ना कहीं ये जो नेचर वाइज या फिर हमारा जो नेचुरल डिस्टर्बेंस हो रहा है ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस, इसको रोकने के लिए हमने फिर कहीं ना कहीं बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं, राइट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई हैं, बर्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई हैं ताकि हम इनको बचा सकें, इनको कंजर्व कर सकें। इसके साथ साथ जैसे अगर आप देखोगे नेशनल पार्क्स का भी हमने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। नेशनल पार्क्स का डेवलपमेंट करने से पहले एक्चुअली में क्या होता है, ढेर सारे ज़ू हुआ करते थे, और ज़ू में जनरली क्या होता है कि ज़ू और नेशनल पार्क्स में एक डिफरेंस होता है। ज़ू जो होते हैं वहाँ पर एनिमल्स को अगर आप कहोगे तो एक स्पेसिफिक रीजन में बांध करके रखा जाता है, बांध कर इन द सेंस जैसे लायन है, सो ये क्या करेंगे, ज़ू के लिए एक पर्टिकुलर रीजन बना देंगे कि इतने रेडियस में उस लायन को रहना है। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ नेशनल पार्क्स की, तो नेशनल पार्क्स में क्या होता है कि नेशनल पार्क्स में काफ़ी बड़ा जंगल होगा, उस जंगल में आपको अलग अलग
जो है रोडवेज ऐसे बना करके दी जाएंगी, कच्ची सड़कें जिनको हम कहते हैं। सो उसके थ्रू आप जो है ट्रैवल करोगे और आप उनको नेचर में वो किस तरीके से रहते हैं वो देख पाओगे। लेकिन अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करो, ज़ू और नेशनल पार्क का आप कंपैरिजन करो, तो आपको खुद समझ में आएगा कि जो एनिमल्स हैं नेशनल पार्क में ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो जब किसी भी नेचुरल चीज़ को डिस्टर्ब ना किया जाए तो वो और ज़्यादा फ्लरिश करती है और ज़्यादा ग्रोथ करती है। लेकिन अब अगर आप जू पकड़ के लाके बिठा दो किसी भी एनिमल को बांध करके, सो वो कहीं ना कहीं उसको जो है इफ़ेक्ट कर जाता है, राइट। सो उसके कारण भी देखने को मैंने चेंजेस ढेर सारे यहाँ पे, अभी आप जैसे देखोगे ये मैप है नेशनल पार्क्स की अगर मैं बात करूँ, सो ढेर सारे यहाँ पे हमारे इंडिया में नेशनल पार्क्स जो है वो डेवलप किए गए हैं। कुछ जूज भी हैं जो कि यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब इनमें से काफ़ी सारे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, सो इनको आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके साथ साथ ये तो नेशनल पार्क्स की बात हो रही है, हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी हैं और बर्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी जो है वो डेवलप की हुई हैं। सो आपको ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जो बर्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जो कि अब डेवलप की गई हैं, और कौन कौन से स्पेसिफिक आप कह सकते हो स्पीशीज़ के लिए ज़्यादातर के मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे बनाई गई है, राइट। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द नेशनल पार्क्स विच आर इम्पॉर्टेंट। इसको ध्यान में रखेंगे, इनको थोड़ा सा मैप वाइज भी प्रैक्टिस वाइज ध्यान रखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि कभी कभी अब जैसे अगर बात होगी एशियाटिक लायंस की, राइट। सो एशियाटिक लायंस अब भी आपने देखा गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ही मिलता है। सो गिर फॉरेस्ट की लोकेशन कहाँ है, यहाँ पर है ना। सो इस लोकेशन वाइज भी आपको थोड़ा सा इनको इसलिए ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बायो रिजर्व्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 18 बायो रिजर्व्स अभी तक की डेट में है, जिनके नाम कुछ इस तरीके से हैं, जिसमें आप देख रहे हो सुंदरबन सबसे पहला नाम है, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, कांचनजोंगा, देन ग्रेट निकोबार में, मानस में, सिमलीपाल, दिहांग और दिबांग का जो नाम है अगर सुन के आप लोगों को तुरंत याद आ जाए कि इट इज़ रिलेटेड टू अ रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड लोकेशन है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा है तो इस वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि फिर आपको रिविजन्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, राइट। सो इसके एक्चुअली में कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको कम से कम रिवाइज भी करें, जिसके साथ आपको फिर ये याद आता रहेगा। तो दिहांग एंड दिबांग की बात हो रही है, लोकेशन अपने आप समझ में आ रहा होगा, असम साइड है। देन डिब्रू साइखोवा, नौकरेक, अगस्त्य मलाई, पचमढ़ी, देन अचानकमार विच इज़ ऑल्सो इन अमरकंटक जो है ये भी हमारा एमपी में है। सो पचमढ़ी और अचानकमार अमरकंटक ये जो दोनों ही लोकेशंस हैं आपकी, ये आपकी कहाँ पर है, एमपी में सिचुएटेड है, राइट। इसके बाद अब हम बात करेंगे हमारे चैप्टर के एमसीक्यूज की। बेसिकली ये जो चैप्टर अभी आपने पढ़ा है इसमें आपको जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट थी ये पूरे अच्छे से समझाए गए हैं, साथ ही ये बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। फैक्टर्स हमने देखे जो कि यहाँ पर के काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में जो है इनको इफ़ेक्ट करते हैं। फिर हमने वाइल्ड लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा बात करी कि किस तरीके से हमको प्लान करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है, हमको ट्रैक करना है और फिर हमको उनको ट्रीट करना है। एंड सेम गोज़ कि हमने यहाँ पर 18 बायो रिजर्व्स जो इंडिया में डेवलप हुए हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पे देखा कि 18 बायो रिजर्व्स जो हैं उनके नाम क्या क्या हैं, राइट। लोकेशंस इनकी आपको सर्च करना है, ये आप लोगों का सेल्फ स्टडी वर्क रहेगा कि आप लोग इनकी लोकेशंस को सर्च करें और साथ में इसकी प्रैक्टिस करें, राइट। सो अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ की। सबसे पहला क्वेश्चन है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू, राइट। सो रबर जो है दिस बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये हमारी एनसीईआरटी में डिनोट नहीं है बट इसको ध्यान में रखना है दैट रबर इज़ अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन काइंड ऑफ वेजिटेशन जो कि नेचुरली होता है और ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। रेनफॉल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल के एरिया में ये ग्रो करेगी। सो हियर द आंसर इज डी विच इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था दैट किंचोना चीज़ को मैंने आपसे कहा था कि इसको ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इससे यहाँ पर क्वेश्चन आता है that cinchona trees are found in the areas of rainfall more than of 100 centimeter, 50 centimeter, 70 centimeter और less than 50 centimeter, right? So अब सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि जो किंचोना ट्रीज हैं हमारे
ये कौन से वेजिटेशन का टाइप है, राइट। सो किंचोना वेजिटेशन जो है हमारा, सो किंचोना ट्रीज जो है हमारे वो एक्चुअली में एवरग्रीन फॉरेस्ट है, राइट। सो इसके लिए अब अगर आपको ये याद है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट के टाइप है, तो ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे फिर रेनफॉल रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो लेस देन 50 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, 50 सेंटीमीटर भी नहीं हो सकता, 70 सेंटीमीटर भी नहीं हो सकता। सो द हाइएस्ट नंबर इज 100 सेंटीमीटर। सो द आंसर विल बी ए, दैट द किंचोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ द रेनफॉल मोर देन 100 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बायो रिजर्व से। अब मैंने आपसे कहा आपको मैप प्रैक्टिस क्यों करनी पड़ेगी, इसीलिए करनी पड़ेगी बिकॉज समवेयर कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी होते हैं जो कि आपके बायो रिजर्व से लोकेशन या फिर रिगार्डिंग टू द स्टेट्स, प्रोमिनेंटली टू द सिटीज़ भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, राइट। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि स्टेट्स, कौन से स्टेट से सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है वो बिलोंग करता है। सो द नेम, थोड़ा सा अगर आप नाम पर जाओ, सो नाम जो है पंजाब से रिलेट नहीं करेगा, दिल्ली से भी उतना रिलेट नहीं करेगा। समवेयर अब जो कन्फ्यूजन होगा वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में होगा। सो हियर द राइट आंसर इज सी, दैट इज उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व्स। मतलब ये कि हमारे जो 18 बायो रिजर्व्स हैं वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व्स में कई सारे जो हैं इंक्लूडेड हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा होगा या ऐसे कुछ होंगे हमारे यहाँ के बायो रिजर्व्स जो कि इंक्लूड नहीं किए गए, राइट। सो कौन सा बायो रिजर्व जो हमारे वर्ल्ड नेटवर्क में इंक्लूड नहीं किया गया है, सो उसका आंसर है ऑप्शन ए, मानस, राइट। सो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी का ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारी इसी एनसीईआरटी के अगले चैप्टर पे।